बहुत ही कि आप बायो के बच्चे हो ना। यस मैम। आप तो कहोगे मैडम हमें आपसे ज्यादा आता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में व्हाट इज इन आवर सिलेबस ना, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है रुचिका। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, जो चीजें आप देखते रहते हो वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है बायो में, है ना। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा बेटे हमें केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। व्हाई आई एम सेइंग कि केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, मींस वी डोंट हैव टू गो इन द डिटेल डिस्कशन विद कि उसका बायो पर्सपेक्टिव क्या है, उसके फॉर्मूला पर्सपेक्टिव से इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक, ये आपको पता ही है क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल। अच्छा कौन बताएगा? शैलजा बताएगी। व्हाट आर द यस बायोमोलिक्यूल शैलजा? बताओ बताओ जल्दी। शैलजा व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स? ये तो गलत बात है, अगर ये नीट वाले बच्चे ने डिस्कशन करोगे तो फिर कैसे पता लगेगा? The molecules by which are produced by a living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाय हमेशा प्रोड्यूस ही होते हैं। एनीबडी एल्स? Substances which produce through living cells are called the biomolecules. आप इतने आपने चैप्टर की डेफिनेशन के बारे में अगर नहीं श्योर हो तो फिर कैसे चलेगा बताओ? आप बायोमोलिक्यूल्स कहते हो कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप तो चैप्टर के नाम के बारे में श्योर नहीं हो कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स में। Biomolecules are the compounds or the molecule which are essential for the growth and development of the body. Some of these are synthesized in the body, some of these are present in the body. Yes, it is true. Some of these are molecules which are supplied in the diet. Yes, it is also true, है ना? Any numerous substances that are produced by the cell and living organism, ये भी सही है, ठीक है ना। ये दोनों ने सेम सेम डेफिनेशन लिखी है, दो बच्चों ने या सेम स्टूडेंट ने डेफिनेशन लिखी है, गायत्री ने भी वही लिखी है। चलो हमें बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, ना हमें आती है, बिकॉज ये हमारा पार्ट नहीं है। हमें जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं बेटे? दी देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिनेशन है ना, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको बोला जाता है कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। अब ये भी नहीं हमें समझ आया है ना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में ना इनके बारे में बोला जाता था CX NH2O/Y, इस तरीके से ये एक फॉर्मूला, कार्बन X और H2O/Y, मतलब कुछ मॉलिक्यूल कुछ आपके पास एटम्स कार्बन के, और H2O/Y मतलब हाइड्रेट आ गया इससे। तो हम पहले पता क्या बोलते थे? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और दो बायोमोलिक्यूल्स या दो substances are considered as biomolecules, considered as carbohydrates which obey the above formula, which obey the above formula, जो ऊपर वाला फॉर्मूला ओबे कर रहे हैं वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, CXH2O/Y, है ना। X कार्बन है और Y मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के, तो ये होगा कार्बोहाइड्रेट्स। पर इस डेफिनेशन में ना बहुत सब कुछ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स बोर्ड पे लिखती हूँ, आप उनको देखो। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख दिया HCHO,
या मैंने बोर्ड पे लिख दिया CH3COOH। हाँ जी, पहले वाले मॉलिक्यूल का क्या नाम है? मिथेनॉल। What is the formula of the first compound? What is the name of the first compound? Nobody. मिथेनॉल। Ethanol. Formaldehyde. कई बच्चों ने तो नाम दिया इसका सही। Its name is methanol, or the other name of this compound is a formaldehyde. ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, पता होनी चाहिए। एंड हाउ यू आर कंपाइलिंग इट्स फॉर्मूला, इसको उसके अकॉर्डिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? C के साथ 1 लगाएंगे, H2O के साथ भी 1 लगाएंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये CX और H2OX को Y को ओबे करता है, और ये बन जाता है X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1। तो यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड actually obeys the formula, that obeys the formula, ये फॉर्मूला ओबे करता है, ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। This obeys the formula, but it is not carbohydrate. Now see the second molecule. The second molecule is C2H4O2. जब आप इसको सेटल डाउन करोगे तो दिस इज C2H2O ट्वाइस। इसके केस में भी X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। Still it obeys the formula. This again obeys the formula, but not carbohydrate. But not carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपल लैंग्वेज में उसे शुगर्स भी बोलते हैं। जहां पे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है, यू कैन राइट विद इन द ब्रैकेट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ शुगर। ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे तो ओबे नहीं हो रही है। नाउ लेट्स चेक आउट द सम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स। कुछ और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। ओके, let me take the example of the sum of the compound like C6H12O6. What is this C6H12O6? C6H12 ग्लूकोज। ये दोनों का फार्मूला है, फ्रक्टोज का भी और ग्लूकोज का भी। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर हैविंग दिस फार्मूला, आइसोमर। ठीक है। हाँ, ये फंक्शनल आइसोमर्स बन जाते हैं। अब इस केस में चेकआउट करते हैं तो C6 हो जाएगा, H2O भी 6 हो जाएगा। अब इसके केस में भी ये फॉर्मूला ओबे होता है, CXH2O into X. So that means here also X is equal to Y is equal to 6. So that means जो glucose है that obeys the formula and is carbohydrate. अब कितनी एग्जांपल है, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें C5 आता है, H10 आता है, फिर
आगे ऑक्सीजन जो है, जैसे स्टार्च वगैरह में भी नहीं फॉर्मूला ओबेक होता, आगे ऑक्सीजन जो है वो उसका मल्टीपल नहीं आता 2 का, तो वो नहीं है। तो कहने का मतलब है कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ओबे नहीं करते थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो ओबे करते थे पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। सो दिस डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट एप्रोप्रिएट। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि अगर कार्बन का हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। सो हाउ यू आर सेइंग द कार्बोहाइड्रेट्स को फिर कैसे क्लासिफाई करोगे? सो इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स ना, हमारे पास जो मेन इसकी डेफिनेशन है या जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस. This is a definition of the carbohydrates. According to this definition of the carbohydrates are those compounds which are having the large number of the OH groups. Poly का मतलब होता है OH, poly का मतलब many, hydroxy का मतलब OH. एल्डोसिस का क्या मतलब हुआ भाई? मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्लस एल्डिहाइड, या लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्लस कीटोन. तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन है. मींस दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस एंड द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस. ठीक है, और द कंपाउंड्स, ये लाइन में एक और इसमें पॉइंट ऐड कर देती हूँ एज पर एनसीईआरटी, और द कंपाउंड्स which give these on hydrolysis, या तो उनमें ये ग्रुप लगे हों या वो हाइड्रोलिसिस के बाद ऐसे ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस हम दे देते हैं. कई कई जगह पे इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उस पे लिखा होता है साइक्लिक, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, हेमी एसिटल. ये एक डेफिनेशन हो गई, साइक्लिक हेमी एसिटल या सिंपल हेमी एसिटल हो सकते हैं, या एसिटल हेमी नहीं होगा, या कीटल. ये सारी चीजें ना आपको जब रिएक्शन करोगे तो पता लगेगा. ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, या तो साइक्लिक हेमी एसिटल या सिंपल हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप. मतलब दीज आर द सम ऑफ द कंडीशंस जिसमें जो मैक्सिमम आपके 12th में स्पेशली केमिस्ट्री में मेंशन्ड होती है वो ये होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस which gives such compounds on hydrolysis. एसिटल और कीटल आते हैं इसी की साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के, मतलब जैसे एक स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की नॉर्मल बना ली, एक स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज की साइक्लिक बना ली, तो इस हिसाब से ये ग्रुप्स आते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट की आगे क्या है इसमें. उसके बाद है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मींस हाउ वी पीपल आर क्लासिफाइंग द कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले है बेटा आपके पास मोनोसेक्राइड्स,
मोनोसेक्राइड्स। तो ये जो आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं? मोनोसेक्राइड आपके पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस और नहीं हो सकती है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये कंबाइन करके उससे और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बारे में बोला जाएगा दोज कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed to the simpler compounds are called as monosaccharides। इसको हम बोलते हैं कि these are the monosaccharides। Can anybody present in the class give the example of any of the monosaccharide? Anybody in the class who can give the example of any of the monosaccharide? इतना बार पढ़ा हुआ है आपने? मैं फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, और ग्लूकोज, तो बेटा राइबोज, हाँ, सबसे पहले तो ग्लूकोज बिल्कुल सही है आंसर, गैलेक्टोज। बिल्कुल सही। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये तीन ऐसे हैं जो सबसे सिंपलर हैं, इनको आप फर्दर नहीं ब्रेकअप कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज द योर मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी है जो उसे बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। नाउ व्हाट आर द ओलिगोसेक्राइड्स? ओलिगोसेक्राइड्स किसको बोलेंगे? ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 से लेके 10 तक सिंपलर यूनिट देते हैं जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। मतलब ऊपर वाले में हमने बोला था ना कि इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फर्दर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मतलब और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं टूटते हैं। बहुत ज्यादा है आप एनर्जी देके तोड़ोगे, बाकी पैसा लगाओ तो भाई कुछ भी खरीद लो, एनर्जी डालो किसी को भी तोड़ लो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते उसमें। ओलिगोसैकेराइड्स की क्या डेफिनेशन है? दोज कार्बोहाइड्रेट्स that yield 2 to 10 monosaccharide units, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, अब इनको ना फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे अब मोनो के बाद तो फिर डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी आ सकता है, तो इसको आगे क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं, तो इसके अंडर की क्लासिफिकेशन हम लिख देते हैं, these are further classified as disaccharides, trisaccharides, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा। मतलब बाकी जैसे मोनो के बाद बाकी सारी कैटेगरी ना एक सिंगल कैटेगरी बना दी है बेटे। हाँ जी, बहुत सारी एग्जांपल्स आ रही हैं भाई, वेरी गुड क्लास, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर इन द चैट बॉक्स, बिल्कुल सही है। अच्छा लग रहा है तुम्हें चैप्टर? हाँ, आसान चैप्टर लग रहा है बच्चों को, बिकॉज समथिंग रिलेटेड टू द बायो। वेरी गुड सुष्मिका, सुमिक्षा, टेट्रासैकेराइड्स।
सृजल गुड बच्चा। बहुत सारी एग्जांपल तो वैसे हमारे बच्चों ने दी हैं, बट स्टिल जिन बच्चों ने नहीं दी उनके लिए लिख देते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास हाँ एक बात और, जो भी आपका फर्स्ट वाला आंसर था ना मोनोसेक्राइड में जो चीजें प्रेजेंट थी, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, तो ये वाले टूटने के बाद वही रहेंगे, है ना। तो इनका ब्रेकिंग का रिएक्शन, बस इसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह का डिफरेंस होगा, और बाकी ये सभी देंगे। बाकी द टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द disaccharide may be same or different, so that means you can get the same or the different monosaccharides after hydrolysis। कई बार ऐसा भी हो सकता है तुम्हें दो ग्लूकोज मिल जाएं, कई बार ऐसा भी हो सकता है तुम्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाए। समटाइम्स इट कैन बी देयर कि तुम्हें फ्रक्टोज गैलेक्टोज मिल जाए, ठीक है ना। यू कैन गेट द सेम और द डिफरेंट monosaccharide units। Same or the different monosaccharide units you people can get, and for example in this category you can have the sucrose, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जांपल दिए। then you can have the maltose, then you Ma'am, can previous have the, slide. just a minute beta, yes I will show you the previous slide। ओके तनिष्का, चलिए अब वन इज अ मोनोसेक्राइड जो फर्दर ब्रेकअप नहीं होते हाइड्रोलिसिस के बाद, देन इज अ ओलिगोसेक्राइड जो ब्रेकअप होने के बाद 2 से लेके 10 तक के मॉलिक्यूल्स देते हैं। उसके बाद थर्ड इज द पॉलीसेक्राइड्स। तो रिगार्डिंग द पॉलीसेक्राइड्स इसके बारे में आप क्या बोलोगे? पॉलीसेक्राइड दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू द मेनी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, मेनी मोनोसेक्राइड्स लिखना चाहिए, मतलब काफी सारे, लार्ज, पॉली का मतलब है लार्ज नंबर, लार्ज नंबर भी मेंशन कर सकते हो। दोस carbohydrates that can be hydrolyzed to the many monosaccharide units are called as a polysaccharides। इसको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स की जो बेस्ट एग्जांपल हैं, ऑल्दो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन द चैट बॉक्स, वन मोर आंसर इज देयर, ठीक है बेटा दीक्षा, करेक्ट, स्टार्च है एंड द सेलुलोज, वेरी गुड, absolutely correct, the starch is there and the cellulose is there। these are the two examples जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है एक अनदर क्लासिफिकेशन, अदर बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। ये तो हो गई आपको कि सिंपलर यूनिट है और हाइड्रोलिसिस नहीं देता तो आपका मोनोसेक्राइड है। अगर 2 से लेके 10 तक देता है तो ओलिगोसेक्राइड है, उसमें आप अपनी मर्जी है, आपकी डाई ट्राई टेट्रा पढ़ के क्लासिफाई कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स देता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका पॉलीसेक्राइड्स बन जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि अदर टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, ठीक है बेटा, ऑल आर करेक्ट, हाँ ग्लाइकोजन ऑल्सो, यस, चिटिन ऑल्सो, करेक्ट करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसको लिख लो, अदर बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा तरीका क्या है, तब भी बैठ जाएंगे। Other type of the classification of carbohydrates is the one is a aldoses, other is a ketosis। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटे। एल्डोसिस किसको बोलेंगे और कीटोसिस किसको बोलेंगे? एल्डोसिस मतलब जो आपके है मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग द CHO ग्रुप, जिसके पास एल्डिहाइड है तो वो होगा एल्डोसिस। अगर मोनोसैकेराइड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है तो वो होगा कीटोसिस। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, प्रीवियस स्लाइड। other type of the classification is, third type of the classification is better कि खाने में कैसे हैं, चख के देख लो। तो वो या तो आपके मीठे होंगे या नहीं मीठे होंगे। तो मीठे होंगे तो हम उसे बोलेंगे शुगर्स, अगर वो नहीं मीठे हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन शुगर्स। मैम डन। ओके बेटा। तो अदर मैंने कलर से अलग अलग वो लिखते हैं। तो अदर अनदर क्लासिफिकेशन इज, another classification is sugars and non-sugars। ठीक है बच्चा। अब शुगर्स एंड नॉन शुगर को किसको बोलेंगे? ठीक है, जो भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मैं लिख देती हूँ, मतलब आपको दिखेंगे क्रिस्टल की तरह। दोज मोनोसैकेराइड्स and the disaccharides। या these कर लो, these monosaccharide and disaccharides are crystalline solids। पहले तो crystalline solids, और पानी में भी घुल जाते हैं, चीनी घुल जाती है ना। Yes, ma'am. soluble in water हो गया बेटे, and sweet in taste। are called as the sugars। उसको हम क्या बोलते हैं? शुगर्स बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरे क्या होंगे? नॉन शुगर्स। नॉन शुगर्स होंगे वो वाले पॉलीसैकेराइड्स, मतलब नॉन शुगर विल इंक्लूड द पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स दैट आर, बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएगा, दैट आर एमोर्फस और इंस्टेड ऑफ soluble that are sparingly soluble in water, and I am not saying bitter, I will say this is tasteless, are called as non-sugars। और ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लास्ट क्लासिफिकेशन इज classification as a reducing and the non-reducing sugars। Classification as the reducing and non-reducing sugars। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इस बेस पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो आपने अभी तो वैसे वो ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट दिस वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज ये ना केमिकल टेस्ट के बेस पे है। क्या क्लासिफिकेशन है? जितने भी अपने पास ग्रुप्स होते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? एक तरह का रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब जितने भी बेटा अपने पास टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट कौन कौन से हो जाएंगे? टेस्ट अपने पास हो जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, या अपने पास हो जाएगा इसमें
टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ये आपको आएगा थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक में। अभी 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के आपने पढ़े हैं ना, जो टर्म 2 वाला था पिछली बार मैं टर्म बोल रही हूँ आपके लिए, जो स्कूल वाली सेकंड टर्म आएगी ना, Yes, पिछली ma'am. बार सीबीएसई का जो सेकंड टर्म था उसमें 2 चैप्टर्स थे ना, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एक अमीन्स वाला, तो उस वाले चैप्टर में आते हैं ये टेस्ट। तो होता क्या है ना, देखो बेसिकली जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CHO, तो उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप लगेगा। ये अगले चैप्टर का पार्ट है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस ही कर रही हूँ। तो होगा क्या कि जो आपका एल्डिहाइड है कंपैरेटिवली वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जितने भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, जिसमें टॉलरेंस एजेंट आ गया या जिसमें फेलिंग सॉल्यूशन आ गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट आ गया, ये सब एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देते हैं। किसमें रिड्यूस कर देते हैं, ये सब एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देते हैं एसिड, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देते हैं एसिड में। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वीक से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। पर जो आपका कीटोन है ना ग्रुप, कीटोन में लगे होते हैं 2 एल्काइल ग्रुप, तो उसके पास स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो जितने भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए इस टेस्ट के बेस पे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन से वाली शुगर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिकल है, बट यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन कंप्लीट डिटेल जब आप लोग पढ़ोगे वो चैप्टर। तो अभी तो मैं थियोरी में ही बता देती हूँ, बस आप इसको ऐसे ही याद रख लेना। those saccharides, those carbohydrates लिख लो, those carbohydrates or you can say sugars, those carbohydrates that reduces, या आप सीधा जो पॉइंट एज वी हैव डिस्कस ना उसी लैंग्वेज में लिखा देती हूँ, थोड़ा आपको इजी रहेगा। those carbohydrates that are oxidized by weak oxidizing agents, oxidized by weak oxidizing agents, weak oxidizing agents। बेटे पहले मुझे लिख लेने दो, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड दिखा दूंगी। लाइक द टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट, failing solution, etc. are called as reducing sugars, are called as reducing sugar। मैं ना रेड कलर से इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, वैसे वो ऑर्गेनिक का पार्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे रेड कलर से लिखा है ना वो इसकी एक्सप्लेनेशन है। एस CHO these contain CHO group which is more reactive, which is more reactive than the ketone. So even the weak oxidizing agent, so even the weak oxidizing agents, can oxidize them, oxidize them। तो ये तो हो गया इसका आंसर। एंड द सेकेंड थिंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती है जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है ना, और उसका ना होने का कारण क्या है वो मैंने ऊपर लिख दिया है कि कीटोन्स इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसलिए वीक वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आप बोलोगे दोस मोनोसैकेराइड्स which cannot be
oxidized by weak oxidizing agents are called as non-reducing sugars. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। मैम डन, थैंक यू मैम। वीडियो के चलिए, now definite classification we have all done. We first classified on the basis of the simpler units they are giving on the basis of the hydrolysis. Then upon hydrolysis, then we are classifying them on the basis of the aldehyde and the ketonic groups, taste, sugars and non-sugars, reducing and non-reducing sugars. Now let's have a look upon the sum of the monosaccharide, because some of the questions from the structure of them can also be asked. Monosaccharides. So in the monosaccharides, the first is a glucose. Anji, what is the molecular formula of the glucose? C6H12O6. 6H12O6. Unfortunately, this is also obeying the formula of the carbohydrates या hydrates of water. अच्छा, ये reducing sugar है या non reducing sugar है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Reducing है, aldehyde group नहीं है इसमें. ये होता है तुम्हारा पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोसिस. ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डोसिस है, पहली बात तो. ठीक है, और इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है ना, अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज. तो जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. ठीक है, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. It act as oxidizing agent. Oxidizing agent. It acts as an oxidizing agent because it oxidizes किसको ऑक्सीडाइज करता है? एक तो फैलिंग सॉल्यूशन को करता है. ये सब केमिकल टेस्ट है, अगले चैप्टर में आएंगे, आपको अभी नहीं है. अब आप लोगों के टर्म में ये सिलेबस है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, दिस चैप्टर वाज टॉट आफ्टर द एल्डिहाइड एंड कीटोन. कभी भी ऐसा नहीं होता, बट आई डोंट नो कि क्यों आप लोगों के स्कूल वालों ने इसको उससे पहले रखा हुआ है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी टेस्ट हैं वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएंगे. वो आप लोगों के जो इस टर्म का सिलेबस है या जो स्कूल की जो भी क्लासिफिकेशन रही होगी उसके हिसाब से बायोमोलिक्यूल उसके बाद ही है, अल्कोहल्स के बाद ही है. तो तब तो हमने एल्डिहाइड अभी पढ़ा ही नहीं है. पर आपने बोला था ना कि पहले वही पोर्शन करवा दीजिए जो आप लोगों को फर्स्ट टर्म में आना है स्कूल वाली. तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग. पर चलो थोड़ा बहुत ही है, बाकी तो थ्योरी है. इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट ऑक्सीडाइज द फैलिंग सॉल्यूशन. ठीक है, एंड द सिल्वर मिरर एंड द टॉलरेंस रिएजेंट लिख देते हैं. एंड द टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है, ये है वो वाले वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. ठीक है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को जो कि ग्लूकोज में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं. तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकती है? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ reducing agent. This is a reducing agent because it oxidizes the failing solution and the tolerance reagent. ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका ग्लूकोज का. तो पहले थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं आपको इसकी कि कैसा होता है. हाँ जी, कैसा होता है बेटा? इज इट स्वीट इन नेचर और सॉर इन नेचर या बिटर इन नेचर? हमें पता है ना, आजकल तो गर्मियों में ले भी रहे होगे तुम. ठीक है ना, स्वीट इन नेचर है. क्या कलर है? वाइट.
क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर, पाउडर्ड। और इसकी एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कराई। इस बार इसके बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, एक पॉइंट है जो अगले टॉपिक में आएगा पर यहीं पे लिखना पड़ेगा, इट शोज म्यूटा रोटेशन। ये अभी आ जाएगा, अगली क्लास में आ जाएगा, अभी यहाँ पे लिख देते हैं म्यूटा रोटेशन, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स चेक आउट द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज। करो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, एल्डिहाइड पहले तो 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो सबसे ऊपर कार्बन एटम है ना उस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा लो, जो सबसे नीचे कार्बन एटम है ना उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये वाला, मतलब ये कायरल नहीं है मेरे, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इस पे 4 ग्रुप सेम नहीं लगे हुए, तो ये हो गया CH2OH। अब उसके बाद ना इसको नंबरिंग दे लो, 1 2, थोड़ा सा पास दे लेते हैं क्योंकि हमें मॉलिक्यूल का ग्रुप भी लगाने हैं ना, 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 कार्बन एटम है, इसको कैसे अरेंज करना है? देखो, एवरी टाइम OH इज ऑन द राइट एंड H इज ऑन द लेफ्ट, बट थर्ड कार्बन एटम पे ना इन्वर्ट होता है, H is on the left and the OH, H is on the right and the OH is on the left. फिर OH is on the right and the H is on the left. OH is on the right and H is on the left. So this is the formula of the glucose and we generally call it as a D-glucose. ठीक है, ये D क्यों है? अच्छा, ये भी बताना है तुम्हें ना, आपको D and L डेजिग्नेशन अगली स्लाइड में बताती हूँ। तो ये ग्लूकोज है आपका। अब इस ग्लूकोज को आप डी ग्लूकोज क्यों कहते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके वंशिका, लीजिए बैक स्लाइड देख लीजिए। मैम डन, ओके ओके। ये बेटा ग्लूकोज हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने ये डी क्यों लिखा है। इसके लिए ना मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा बताती हूँ, बहुत आसान है। दिस इज कॉल्ड डी एंड द एल कॉन्फ़िगरेशंस। डी एंड द एल कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, या डी एंड द एल कॉन्फ़िगरेशंस देते कैसे हैं? देखो, सबसे छोटा, अभी तो मैंने 6 नंबर वाले को बोल दिया ना मोनोसेक्राइड, अदरवाइज सबसे स्मॉल जो कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर नेचुरली मिली थी उसे बोलते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, ये सबसे पहले शुगर मिली है हमें। दिस इज CHO, this is C and this is CH2OH. 3 कार्बन एटम्स आर देयर। अब मैं एक दो बातें बता देती हूँ आपको, वो आप वर्बली याद रखना है ना, छोटी छोटी बातें हैं, नो नीड टू राइट इन द नोट्स। जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है ना, ये आपको ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आएगा। जब भी किसी भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है ना, तो क्या होता है ना कि आपको हमेशा जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है, you have to place that at the top, and the least oxidized carbon या most reduced carbon that you have to place at the bottom. Now if you are having the 3 carbon atoms, one is a aldehyde, other is a simple carbon, one is containing the OH, तो आप देखो aldehyde वाला सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक एसिड भी प्रेजेंट है, COH is also there, तो अगर एसिड भी प्रेजेंट है तो COH वाला तो सबसे टॉप पे होगा ना,
So that will be the most oxidized carbon. You have to place that at the top of the reaction. So that is a COOH. So aldehyde would be at the top, alcohol at the bottom, and at the center this is OH and this is H. ठीक है, तो यहाँ पे H और OH आएंगे. So this is a one of the case, this is a one of the way of writing the glyceraldehyde. हमेशा या तो एल्डिहाइड वाला टॉप पे रखो या तुम रखो टॉप पे एसिड वाला, ठीक है, और अल्कोहल वाला ये वाला सबसे नीचे रख दिया. अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, इसमें तुम्हें फाइंड आउट करना होता है पेनल्टीमेट कार्बन. मैं जो वर्ड बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना. पेनल्टीमेट carbon. Now what is that penultimate carbon? Penultimate carbon is a second last carbon. This is a second last carbon. तो second last carbon पे अगर आपका OH group right पे present है तो आप इसको बोलोगे कैपिटल D. और मैं बहुत बार स्टूडेंट्स की मिस्टेक निकालती हूँ. This capital D doesn't means it is dextro. That dextro and the levo are small d and small l. This capital D has nothing to do with the optical activity. ये भी गलत नोशन है. इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है कि OH राइट पे है या OH लेफ्ट पे है. तो कोई भी मिसकंसेप्ट ना लगाए कि मैम ने लिखा था ना पिछले वाले पॉइंट में, मैम ने यहाँ पे लिखा था ना, रुको, कि दिस इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए मैम ने डी लगा दिया. तो दिस इज नॉट दैट डी. This is a D and the L configuration. It has something to be related with this penultimate carbon. So if the penultimate carbon having the second last carbon which is having the OH at the right, this is called as a capital D. So this is called as a capital D glyceraldehyde. Is that clear, beta? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One more thing is there, if you are taking the mirror image of any of the carbohydrates. अब आप इसकी mirror image कैसे बनाओगे? In the mirror image अगर मैंने ये center में mirror लगा दिया, आप बोलोगे मॉलिक्यूल के राइट हैंड साइड. मुझे सेंटर नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दूसरा तो उसका मिरर इमेज दिखेगा ना. ये तो आपने बस इसके राइट हैंड साइड पे मिरर लगा दिया. तो व्हेन यू हैव प्लेस द मिरर, तो CHO ओवर देयर, this is a carbon and this is a CH2 and OH. So in the mirror this OH will be in the left and this H will be in the right. So whenever the OH is in the left, so that is called as L. और फिर से this L has nothing to do with the levo. This L is simply representing the left hand side. और ये लेफ्ट भी नहीं है, ऐसा भी मत सोच देना. ये साइंटिस्ट के नेम पे है, नेम उससे कोई लेना देना नहीं है. पर ये अगर इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो दैट इज कॉल्ड एज, फिर तो इसको आर होना चाहिए था, एल ग्लिसरैल्डिहाइड. हाँ, जैसे चलो आप लोगों के लेवल पे तो इतना हाई नहीं पूछता है. अगर थोड़ा हाई लेवल पे जाएं तो वो क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा कार्बोहाइड्रेट दे देता है जिसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज को बीच में नीचे लिखा होता है एंड दिस एंड दैट. तो उस टाइम पे आपको पेनल्टीमेट कार्बन इतनी जल्दी में चूज नहीं करना है ना. सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा. इज इट एक बच्चे ने मेरे को लिखा है शॉर्ट ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग. Short trick for remembering is कि second last OH right is D and the second last OH left is L. बस. अब इससे शॉर्ट क्या होता है आई डोंट नो. एक्सप्लेनेशन मैंने लंबी दी है, शॉर्ट ट्रिक की है बस इतनी. पेनल्टीमेट कार्बन देखो, OH राइट है तो D लगा दो, OH लेफ्ट है तो L लगा दो. इससे शॉर्ट क्या बताऊं बच्चा? ऋत्विका समझ में आ गया? ये शॉर्टेस्ट है ना. राइट में देखोगे तो लगा देना, लेफ्ट में देखोगे तो ये लगा देना. अब इसमें भी देखो, ओके बच्चा, इसमें देखो कौन सा पेनल्टीमेट, ये वाला है. तो अगर ये है तो डी हो गया. बस 2 एरो में शॉर्ट, काम खत्म. ये मैंने कहानी सिर्फ तुम्हें इसलिए सुनाई है पूरी बिकॉज ये बेसिक कंपाउंड था ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे पहला, और वो नेचुरल शुगर्स होते हैं. ठीक है, जितने शुगर डी होते हैं वो सब नेचुरल हैं. एल जो है कई सिंथेसाइज होते हैं लैब में. तो ये डी इसको देख के लिखा गया था. ठीक है, इसलिए ग्लूकोज को इसको डी बोलते हैं. अब ये तो है ग्लूकोज की ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर.
This is called as a open chain like structure of glucose. Let's see some of the reactions of glucose. इसलिए इसको D लिखा है. Don't get confused with the textual level. Chemical reactions of the glucose. ग्लूकोज को ना इतना लंबा लिखने की बजाय एक शॉर्टकट लिखते हैं उसका. देखो, एक CHO लगा लिया करो, उसके बाद ये जो CHOH हर जगह चल रहा है ना, देखो CHOH 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 CHOH, इसको 4 बार लगा लिया करो, फिर उसके बाद CH2OH. दिस इज अनदर वे, है ना. तो ये शॉर्टकट है इसका. तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ इसको, CHO लगा लो, ये CHOH को 4 टाइम्स लिख दो, 4 और 1 5 हो गए, फिर CH2OH लिख दो. अब जब हम इसका रिएक्शन करते हैं, लेट्स डू इट्स रिएक्शन विद CHO is there, CHOH4 and CH2OH. When you people will react it with the first reaction is with the CH3COCl. बच्चा CH3COCl को क्या बोलते हैं, पहले तो ये बताना चाहिए. CH3COCl is called as a acetyl chloride. Basically CH3CO is acetyl chloride. पहले मैं आपको शॉर्ट में रिएक्शन लिख देती हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा बता दूंगी. CHO, चलो देखो कैसे करना है आपको ना. इसमें से वो बाहर निकालना है H और Cl. जैसे आप CHOH करोगे तो H यहाँ से और Cl यहाँ से, ये बाहर चला जाएगा, तो -HCl हो जाएगा. और जितने भी अल्कोहल वाले ग्रुप्स हैं वहां पे आपका एस्टर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा. एल्डिहाइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसमें होगा. CHO, जहाँ पे H लिखा हुआ था ना, वहां पे देखो H की जगह पे क्या क्या बाहर जा रहा है, यहाँ से H जा रहा है, यहाँ से Cl जा रहा है. तो एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, तो एक इसका ऑक्सीजन, एक ये, तो CHOCOL. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ना, सॉरी Cl नहीं, C, आप इसको ऑक्सीजन इकट्ठे करके लिख लेना. ठीक है, CH3 है लास्ट में, आप ऐसे लिख लेना, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक इसका, एक इसका. तो इसके कितने आ जाएंगे, 4. फिर से CH2OOC CH3. जिन बच्चों को तो समझ में आ गया, इट इज वेल एंड गुड. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देखो फिर कंप्लीट. ऐसे करके लिख लिया इसको, ठीक है ना. एक साइड पे फेस कर दिया इसका, और ले लिया CH2OH. अब कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 है ना. तो 5 मॉलिक्यूल इसके ले लो. किसके, इसको उल्टा करके लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl. ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे करोगे. यहाँ से HHHHH जाएगा और यहाँ से 5 Cl जाएंगे. तो बाहर क्या निकल गया रिएक्शन में से, 5HCl. तो 5HCl बाहर निकल गए, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये बना गया. यानी कि ये क्या बन गया तुम्हारे पास, इसको भी थोड़ा मैं चलो इलेबोरेट कर देती हूँ. हो सकता है व्हेन यू विल डू द रिएक्शन आपको ना क्लियर. CHO CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 CH 1 2 3 4 5 CHO C डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट में हो जाएगा
CH2O डबल बॉन्ड OCH। यही चीज मैंने शॉर्टकट में लिखी थी ऊपर। तो इसका नाम क्या है? ग्लूकोज, क्योंकि पेरेंट का नाम ग्लूकोज था। बाकी 5 सच ग्रुप्स आर देयर ना, तो इसके लिखते हैं पेंटा। पेंटा हो गया 5 के लिए, और बाकी आ गया एसीटेट, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इज दैट क्लियर बेटा? फर्स्ट रिएक्शन। Yes, ma'am. लेट्स चेक आउट द सेकेंड रिएक्शन। मैम आपने लास्ट प्रोडक्ट क्या लिखा था? लास्ट प्रोडक्ट तो मैंने इसमें HCl ही बनाना ना, वो तो बाय प्रोडक्ट हो गया। बाकी तो नो मैंने मैम, मैम ग्लूकोज का लास्ट पार्ट। ग्लूकोज के लास्ट में क्या लिखा है ये? यस मैम। CH2 लिखो बेटे। CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। डन मैम, थैंक यू। Okay, okay. Second reaction is reaction with the PCl5. What you will do? PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे। वन टू थ्री फोर फाइव एक कम लिखा। 1 2 3 4 5 हो गया ना, और 6। When you are doing the reaction with the PCl5 ना, how many Cl are there बेटा? 5. So Yes, ma'am. Yes, ma'am. in this case the reaction will be OH will leave. ठीक है, तो everywhere there is a Cl, CHCl। इसको इकट्ठा करके लिख देते हो। अब तो समझ, चलो लिखते हैं, लॉन्ग में ही लिख देते हैं, वही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। CHCl CHCl CH2Cl। शॉर्ट में लिखना था तो ऐसे लिखते हैं, CHO CHCl 4 times, then is a CH2Cl। बाहर क्या निकलेगा? बाहर 5 molecules of POCl3 plus 5 molecules of HCl। This is a method of preparation of the alkyl halide that we had already done in the haloalkane chapter। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? Its name is penta chloroglucose। So pentachloroglucose is the name of this compound. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Third reaction. Third reaction is a reduction. अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज अब थोड़ा सा आइडिया हो गया तुम्हें। CHOH 4 times, then CH2OH। When you people are doing the reduction में 2 hydrogen, sodium and the mercury, and then water, metal amalgam, इसको बोलते हैं metal amalgam। मेटल अमलगम का मतलब है किसी भी चीज को मरकरी के साथ लिया हो ना, तो उसको अमलगम लिखते हैं। तो दिस इज अ मेटल अमलगम। तो जब आपके पास रिएक्शन होता है तो क्या बन जाएगा? देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस कौन किस में होता है? जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में।
CH2OH, तो एल्डिहाइड की जगह पे अल्कोहल आ गया तो क्या बनेगा, CH2OH ही ऊपर बन गया, बाकी तो ऑलरेडी अल्कोहल ही थे, वो तो कोई फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे एल्केन में, ठीक है। और बस यही होगा इसमें तो, और बाकी जो इसका नाम है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्बिटॉल। This is a reduction reaction. Fourth reaction is oxidation with the cuprous oxide. Cupric oxidation, CuO. CHO, CHOH4, CH2OH. जब इसके साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 molecules of copper oxide are there, तो आपके पास बन जाएगा CH2OH, ठीक है, CHOH 4 times and then CH2OH. अच्छा सॉरी, ये तो आपका रिडक्शन हो गया ना, हमें ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या होगा, हाँ जी, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन क्या देती है बेटे, एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स द एसिड। अब इसमें एसिड कैसे बनेगा, पहले तो ये वाला ग्रुप तो हो जाएगा आपका इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट, बाकी CHOH 4 टाइम्स हमारे पास था ही, लास्ट वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है ना वो बन जाएगा एसिड, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोनिक एसिड। अब आप बोलोगे कि मैडम ये वाला तो नहीं हुआ, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग से होता है। लेट मी गिव यू द वन मोर एग्जांपल। अगर इसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाल दूं ना नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास ये भी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया और प्राइमरी वाला भी एसिड में कन्वर्ट हो गया। देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शंस, 4 रिएक्शंस। फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन भी आपका जो रिएक्शन है, वैसे तो ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है, बट आई विल ट्राई कि आपको कुछ समझ आ जाए यहाँ पे भी। तो CHOH I have just opened up the alcohol in order to explain you the answer. CH2OH, इसमें ना बेटा हम रिएक्शन करते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लीव इट, आई वॉन्ट डिस्कस दिस नाउ। ओसाजोन फॉर्मेशन है, मैं स्लाइड पे लिख के छोड़ देती हूँ। ओसाजोन फॉर्मेशन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट विल डू इन अ नेक्स्ट क्लास, बिकॉज इसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा। बस इस रिएक्शन के बाद ग्लूकोज वी हैव डन एंड देन वी विल डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, एक बार इसके नोट्स में भी ना क्लियर कट मेंशन कर देती हूँ, ताकि जब आप नोट्स पढ़ो तो आपको जस्ट अ मिनट एवरीवन, ओ मासी नीचे दुकान पर प्याज लग जा बेचने, अमीर हो जानी। प्लीज बी ऑन म्यूट। हु इज दिस? Why you people are not understanding कि you are attending the class, you are going in the market and or you are with unmute? Let me check out. अब तो म्यूट कर लिया फटाफट, हाँ। I am not muting you all because आपका डिस्कशन कंटिन्यू रहे, आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आए, बट आप लोग तो कुछ भी क्लास में ऑन करके कुछ भी करते हो भाई। टॉपिक में ना यहाँ आपका ऐसे मेंशन कर देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक में स्पेशली मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमने जो आज डिस्कशन किया है उसमें किया है क्लासिफिकेशन डिस्कस, है ना, बेसिकली, ताकि जब आप नोट्स पढ़ो तो थोड़ा आपको याद रहे। क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद द एग्जांपल्स, बट एग्जांपल्स आपको आते थे पहले से ही। एंड देन इज अ ग्लूकोज। ग्लूकोज में ऑल द रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बट ओसाजोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल
in the next class. Is that clear, everyone? Yes, ma'am. Okay, then this is all for today. Rest will continue in the next class, and you have to revise all this. Chalo beta. Okay, bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.